चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये पहला न्यूज है, ये जो है आपका पॉलिटी से लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और ये मेंस प्रोस्पेक्टस से भी इंपॉर्टेंट पॉलिटी में पूछ सकता है, मेंस से जीएस पेपर 2। चलिए देखिए क्या है। तो ए 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, मतलब 9 जजों की एक बेंच ने कोई चीज पे अपना जजमेंट दिया, जिसको अगुवाई कौन कर रहे थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इन्होंने थर्सडे को कहा, क्या बोला? 8:2 मेजोरिटी के साथ, मतलब 9 जज में से 8 का जो मेजोरिटी है वो, मतलब एक जैसा जजमेंट दिया है। क्या है? तो पार्लियामेंट कैन नॉट लिमिट द पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू टैक्स मिनरल बियरिंग लैंड एंड क्वेरीज। क्या कह रहा है कि देखिए, जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है ना, मतलब स्टेट के बारे में करें, तो स्टेट के पास पावर है। क्या चीज का पावर है? तो जितने मिनरल रिसोर्स है स्टेट में, तो मिनरल रिसोर्स पे कैसे टैक्स लगाना है, ये स्टेट उसके लिए कानून बना सकता है। तो पार्लियामेंट जो है इस पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता है। इसी बात पे जिक्र की गई। अब कहता है द जजमेंट फ्रीइंग स्टेट्स फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द सेंटर इज इन ट्यून विद द फेडरलिस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो जो फेडरल सिस्टम बनाया गया है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कहता है कि उसके अनुसार स्टेट पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता है। कौन? सेंटर। कहता है एनी डायल्यूशन इन द टैक्सिंग पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स विल नेसेसरली इम्पैक्ट देयर एबिलिटी टू रेज। कहता है कि देखिए, अगर स्टेट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा सेंटर या पार्लियामेंट, तो क्या होगा? जो उस स्टेट का रेवेन्यू हो रहा है, वो रेवेन्यू डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी रेवेन्यू सही से नहीं आएगी। अगर रेवेन्यू नहीं आएगा तो स्टेट जो है, जो वेलफेयर स्कीम लाती है अपने स्टेट में, वो कैसे ला पाएगी? उस पर असर कर। फिर कहा गया कि द एबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन कैपेसिटी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब देखिए, कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जो एबिलिटी होता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करता है, जैसे रोड, रेलवे, सॉरी रेलवे नहीं, रोड, उसके बाद हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन कैपेसिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सारे में जो पैसे खर्च करती है स्टेट गवर्नमेंट, ये डायरेक्ट को रिलेटेड है किससे जी? तो जो सरकार को रेवेन्यू आती है उससे। ये सारे काम सरकार कैसे करती है? तो उनको जो रेवेन्यू आता है स्टेट से, उन्हीं के अनुसार। तो जब वही इम्पैक्ट हो जाएगा तो ये सब काम कैसे हो? कह रहा कि फिस्कल फेडरलिज्म इंटेल्स दैट द पावर ऑफ द स्टेट टू लेवी टैक्सेस विद इन द legislative domain carve out to them and subject to the limitations laid down by the constitution। तरह के कॉन्स्टिट्यूशन में जो लेजिस्लेटिव डोमेन दिया गया है स्टेट को, उसके अंदर स्टेट जो जैसा चाहे टैक्स लगा सकती है। और कहता है कि मस्ट बी सिक्योर्ड फ्रॉम अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंटरफेरेंस बाय द पार्लियामेंट। तो कहता है कि अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बन के आता है इसके लिए, तो उसको मतलब नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए स्टेट को, और इससे सिक्योर करना चाहिए, मतलब स्टेट को इससे बचाना चाहिए। ये बोले हैं हमारे चीफ जस्टिस ने। अब कहता द वर्डिक्ट नोटेड हाउ मिनरल रिच स्टेट्स। तो कुछ स्टेट जो मिनरल रिच है, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, यहाँ पे क्या है? तो मिनरल रिच है, मतलब मिनरल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर नेशनल एवरेज की बात करें पर कैपिटा इनकम की, तो इन तीनों स्टेट में पर कैपिटा इनकम बहुत कम। पर कैपिटा इनकम क्या? तो जितनी आपके देश की इनकम है टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवीजन कर दीजिए, निकल जाएगा पर कैपिटा इनकम। तो नेशनल एवरेज से कम है इन तीनों स्टेट की पर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ डेवलपमेंट ज्यादा नहीं है, तो यहाँ अगर रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, कैसे डेवलपमेंट? फिर कह रहा द जजमेंट सेट पार्लियामेंट थ्रू द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957। अब इनका जिक्र किया गया इस एक्ट का। करा कि कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट द स्टेट्स फ्रॉम लेजिस्लेटिंग ऑन द टैक्सिंग ऑफ माइनिंग लैंड्स एंड क्लेम। करा कि इस एक्ट की अगर माने, तो इसके अनुसार जो है सेंटर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता है स्टेट। फिर एक कह रहा है कि रॉयल्टी नोटेड टैक्स। अभी हम लोग देखेंगे एक्ट को आगे। कह रहा है कि रॉयल्टी नोटेड टैक्स। अच्छा, जैसे किसी का जमीन आप लोग सुनते हैं कि लीज पे लिया, तो लीज पे जो जमीन लेता है उसके बदले जब पैसे देता है, क्या वो टैक्स होता है? नहीं, वो टैक्स नहीं होता है। वो जब आप
लीज पे लेते हो ना कोई भी चीज, तो उस समय कॉन्ट्रैक्ट होती है कि हाँ, आपको इतना देना पड़ेगा, तो ये टैक्स नहीं है। अब आगे देखते हैं हम इस एक्ट को कि माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957, ये क्या है? तो ये एक लेजिस्लेशन, मतलब ये एक इम्पोर्टेंट कानून है जिसको इंडिया के माइनिंग सेक्टर के लिए बनाया गया था। और उसके की पॉइंट्स देखिए। पर्पस है इसको, पर्पस क्या है? तो द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लागू किया गया था। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है? टू रेगुलेट एंड मैनेज माइंस एंड मिनरल्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो जितने सारे माइंस और मिनरल्स है देश में, उन सारे को यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। ये मेन ऑब्जेक्टिव है इसका, इस एक्ट का, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट ऑफ 1957। फिर क्या करा? दिस द एक्ट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर माइनिंग रेगुलेशन अक्रॉस द कंट्री। तो पूरे देश में माइनिंग कैसे होगा, उसके लिए फ्रेमवर्क बनाया है इस एक्ट। अब आगे देखिए, कहता द एक्ट कवर्स ऑल मिनरल्स। तो ये जो है सारे, ये जो एक्ट है सारे मिनरल्स को कवर करता है एक्सेप्ट माइनर मिनरल्स एंड एटॉमिक मिनरल्स। तो ये एक्ट सारे को कंट्रोल करता है, बस माइनर मिनरल्स और एटॉमिक मिनरल्स को छोड़। एटॉमिक मिनरल्स समझते हैं आप लोग, न्यूक्लियर से रिलेटेड। माइनर मिनरल्स मतलब ऐसा मिनरल जहां से बहुत कम रेवेन्यू आती है, जैसे लाइमस्टोन, माइका। तो माइनर मिनरल्स फिर क्या, किसके द्वारा रेगुलेट होता है? ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होता है। चलिए, और एटॉमिक मिनरल्स, एटॉमिक मिनरल्स जो है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अलग से, वो इस एक्ट के अंदर नहीं है। अब कहता है अमेंडमेंट एंड रिफॉर्म्स। द एक्ट हैज अंडरगोन सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट ओवर द ईयर्स। तो सालों से इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। 2015 में बहुत बड़ा बदलाव किया गया था इस एक्ट में, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट ऑफ 19। अब देखो, मेथड ऑफ ऑक्शन, नीलामी कैसे होती है रिसोर्स। तो the amendment mandate the use of auction method for granting mineral concession. Thus, this move aimed to bring transparency to the allocation of mineral resources. देखो, तो नीलामी इसलिए कर दिया था ताकि ट्रांसपेरेंसी बना रहे कि कितना रिसोर्स एलोकेशन है, कितना पैसा आया देश में। फिर इसी एक्ट के अनुसार डीएमएफ भी बना है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। अब इसके अनुसार क्या बना है? तो टू एड्रेस द वेलफेयर ऑफ द पीपुल एंड एरियाज अफेक्टेड बाय माइनिंग एक्टिविटी। तो ऐसे एरिया जो माइनिंग के चलते अफेक्टेड, मान लीजिए अब माइनिंग कर दिया, अब वहां पे गड्ढा पड़ा हुआ है, कोई बच्चे गिर गए या मवेशी चले गए, तो उस एरिया में जो अफेक्टेड लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए काम की जाती है इसके अंदर, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के साथ। फिर इसी एक्ट के अंदर बना है एनएमईटी, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन। तो इसके अनुसार क्या क्या है? टू सेटअप टू बूस्ट मिनरल एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स। तो मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए इसमें काम की जाती है। फिर है स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज। तो द अमेंडमेंट emphasized stringent penalties for illegal mining। अगर इलीगल माइनिंग हो रही है तो उसके लिए सख्त कानून होना। ये देखिए एक प्रीलिम से रिलेटेड न्यूज है। टू हॉल्स इन राष्ट्रपति भवन गेट नेम्स रिफ्लेक्टिंग रिपब्लिकन एथनोस। तो राष्ट्रपति भवन में दो जो है भवन, उनका नाम बदल गया। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है, इन्होंने नाम बदला है किनका? तो एक है दरबार हॉल, एक है अशोक हॉल। तो दरबार हॉल का नाम रख दिया गया है गणतंत्र मंडप, और अशोक हॉल का नाम रख दिया गया है अशोक मंडप। ठीक है, अब आगे देखिए। द हर ये जो दरबार हॉल है, ये क्या चीज का स्थान है? की सेरेमनीज एंड सेलिब्रिटी सेलिब्रेशन सच एज द प्रेजेंटेशन ऑफ नेशनल अवार्ड्स। तो जो देश में नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं वो इसी दरबार हॉल में दिए जाते हैं। और ये जो वर्ड है अशोका का जो जिक्र है इसमें, तो अशोका का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ऑल सफरिंग, मतलब सारे दुख से परे, उसे कोई दुख नहीं है। ये प्रेसिडेंट साहिबा ने बताया, मतलब स्टेटमेंट दिया। और इन्होंने बोला अशोका रेफर्स टू द इम्पेरर अशोक। तो अशोका क्या थे? एक सम्राट थे जो यूनिटी और पीस के सिंबल थे। उसके बाद हमारे देश में जो नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय प्रतीक जो है, जिसमें लायन का एक पिक्चर दिया हुआ आप देखोगे राष्ट्रीय प्रतीक में। तो ये जो लायन है कहाँ से लिया गया? तो सारनाथ में जो इसका पिलर था ना अशोका का, वहीं से लिया। चलिए, तो अब देखते हैं एमसीक्यूज। पहला देखिए,
व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द माइंस एंड मिनरल्स? प्राइमरी पर्पस क्या है जी? तो पहला क्वेश्चन तो इसका होगा आपका टू रेगुलेट द माइनिंग सेक्टर इन इंडिया। विच मिनरल्स आर नॉट कवर्ड बाय द एक्ट? तो कौन सा जी? ओनली मिनरल्स। ये नहीं गलती से मार दीजिएगा, क्योंकि ये जो है इसके है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। What significant reforms were introduced through the 2015 amendment to the act? क्या किया गया था? तो लगभग सारे। What did the nine-judge constitutional bench hold regarding the power of a state legislature to tax mineral-bearing lands and quarries? तो ये आपका होगा जी। फिर है कि what constitutional provision allows state legislature to tax mines and quarries? अब देखिए माइंस, ये जो टैक्स माइंस है इसके लिए एक आर्टिकल का जिक्र किया गया अलग से 246, और इसमें एंट्री है बहुत सारे, तो एंट्री का नंबर है 49। थोड़ा सा ये याद। 6 में देखिए, व्हाई डिड द चीफ जस्टिस रिजेक्ट द आर्गुमेंट रिलेटेड टू एंट्री 50 इन द स्टेट लिस्ट? तो इसलिए क्योंकि एंट्री 50 और 49 दोनों सेम चीज है। अब कहता है व्हाट इम्पैक्ट डज डायल्यूशन इन स्टेट टैक्सिंग पावर्स हैव अकॉर्डिंग टू द जजमेंट? तो इनका हो जाएगा छत्तीसगढ़ झारखंड, सॉरी सात है ना, क्या है व्हाट इम्पैक्ट? अच्छा, इट इम्पेयर द डिलीवरी ऑफ वेलफेयर स्पेशल करेगा। 8 में क्या है देखिए, विच मिनरल रिच स्टेट्स? तो छत्तीसगढ़ झारखंड और ओडिशा, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू द कोर्ट विच इज रॉयल्टी पेड बाय माइनिंग लीज होल्डर्स? तो ये क्या है जी? एक कॉन्ट्रेक्चुअल कंसिडरेशन। विच लेजिस्लेटिव लिस्ट इनोमिनेटेड द पावर टू टैक्स मिनरल राइट्स? ये आता है स्टेट लिस्ट। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट आर द न्यू नेम्स ऑफ द टू इम्पोर्टेंट हॉल्स ट्रस्टिंग? तो एक है गणतंत्र मंडप, दूसरा अशोक मंडप। व्हाट वाज द ओरिजिनल पर्पस ऑफ दरबार हॉल ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा? तो वहां पे दरबार जब ब्रिटिश एरा था तो उस समय इसका यूज होता था स्वेरिंग इन सेरेमनीज फॉर प्राइम मिनिस्टर के सेरेमनी के लिए, और जो शपथ ग्रहण था उसके लिए इसका यूज किया जाता था दरबार हॉल का। तो इस पे जो है हमारे नेहरू जी जो थे उनका स्वेरिंग शपथ ग्रहण इसी हॉल में हुआ। नेक्स्ट, व्हाट वाज द टर्म अशोक चूजन फॉर रीनेमिंग अशोक? तो ये क्या? इट रेफर सिग्निफाइज यूनिटी एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। नहीं नहीं, ये नहीं होगा सर, ये होगा सर 13 का सी। 14 का व्हाट डज द नेशनल एम्बलम ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया फीचर्स? द लायन कैपिटल ऑफ अशोक। चलिए ठीक है, कर लीजिए।